नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सुनील मानव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल पगडंडिया पर। यूं तो पगडंडिया चैनल हमारा यात्राओं से संबंधित है, लेकिन इसमें एक किताबों की समीक्षा या कुछ अच्छी किताबों से आप सभी का परिचय कराने का एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, इसको कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे यात्राओं से संबंधित कहानियों पर। यात्राओं से संबंधित कहानियां हिंदी साहित्य में बहुत लिखी गई हैं, बहुत सारे यात्रा वृतांत लिखे गए हैं। हिंदी का मोस्ट पढ़ा जाने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला यात्रा वृतांत बोलगा से गंगा, राहुल शंकर तैन जी। राहुल शंकर तैन जी हिंदी साहित्य में यात्राओं पर लिखने वालों के पुरोधा लेखक कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों ने हिंदी साहित्य पर लिखा है, लेकिन उस रास्ते पर, उस पगडंडियों पर चलते हुए हम पहुंचे आज के युवा लेखकों के पास। आज के ऐसे युवा लेखक जिन्होंने खूब यात्राएं की हैं, देश की यात्राएं, विदेश की यात्राएं, तरह तरह की यात्राएं की हैं। तो तमाम सारे पिछले 2-3 सालों में जो मैंने अच्छे अच्छे यात्रा वृतांत पढ़े, अच्छे अच्छे ट्रेवलॉग पढ़े, उनमें से मैं अपनी पसंद के 5 बेस्ट यात्रा वृतांत आपके लिए इस सीरीज में, इस एपिसोड में लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैं इन किताबों पर, इन 5 बेस्ट किताबों पर बात करूं, आप सभी से अनुरोध है कि इस सीरीज को के साथ संवाद कायम करिए। इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करिए, नया चैनल है। अगर मेरी बात आपको काम की लग रही है और लग रहा है कि हाँ, इसका कुछ अर्थ है, और तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जैसे भी प्रमोट कर सकते हैं वैसे करिए। यही मेरे लिए आपका बहुत अच्छा सहयोग होगा और मैं आपके लिए तरह तरह की यात्राएं के साथ साथ कुछ किताबों की बातें करता रहूंगा, कुछ कभी कभार बच्चों की बातें करता रहूंगा। तो बस रोज कोशिश रहेगी कि विविध प्रकार के जो एपिसोड हैं वो रोज शाम को ठीक 7 बजे आपको कोई ना कोई एक एपिसोड जो है वो देखने को मिले। तो बहुत सारी बातें नहीं, आज के लिए जो मैंने 5 किताबें, पगडंडियों से संबंधित 5 किताबें जो मैंने चयन किया है, वो बड़ी ही खूबसूरत किताबें हैं और इनको हम सीरीज में नहीं रख सकते हैं कि ये किताब कम पठनी है या ये ज्यादा पठनी है। बावजूद उसकी जो एक ट्रेंड है आजकल बात करने का, तो मैं कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं अर्थों को लेकर मैं उनको एक 5 से 1 की तरफ लेकर चलूंगा कि नंबर 5 पे कौन सी किताब है, 4 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, 2 पर कौन सी है और 1 नंबर पे किताब कौन सी है। ये किताबें आपको एक अलग क्रम में अच्छी या खराब लग सकती हैं। हो सकता है कि जो मेरे द्वारा नंबर 1 पर किताब जिसको रखा गया है, हो सकता है वो आपको 5 नंबर पे लगे, या 5 नंबर वाली किताब आपको 3 या 2 या 1 नंबर पे लग सकती है। तो ये आपके अपने विचार हैं। लेकिन चलिए खैर, कोई नहीं, बहुत देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं नंबर 5 की किताब से। तो हमारी नजरों में जो नंबर 5 पर किताब है वो है अनिल यादव की किताब कीड़ा जड़ी। यह एक बड़ा ही सुंदर यात्रा वृतांत है। पिंडर घाटी जो है उसकी यात्रा की गई अनिल यादव जी द्वारा। वहाँ का जीवन, रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ के दुख, तमाम सारी चीजों पर जिस गहराई से लिखा गया है, मतलब लाजवाब लेखन है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो कई बार खो जाएंगे उस किताब में। वहाँ की समस्याओं आपको अपनी समस्याएं लगेंगी, वहाँ के सुख दुख आपको अपने लगेंगे, वहाँ के लोग आपको अपने घर परिवार के लगेंगे। तो इस पर बड़े ही हमारे हिंदी के, हमारे पूर्वज, हमारे वरिष्ठ, हमारे अग्रज ज्ञान रंजन जी ने बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी है कि लेकिन जो ट्रेवलॉग अनिल यादव ने लिख दिया वह एक मील का पत्थर है। इसी को विचार कहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। ऐसे लेखक आएंगे, आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे लेखकों को उचित महत्व दें। तो इस किताब की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस किताब में एक विचार है। वो विचार बहुत गंभीर है।
तो इसलिए ये किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है। किताब के फ्रैप पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि पिंडर घाटी कहाँ है? ज्योति कौन है? वहां की जिंदगी, धाराएं और ऊंचाइयां कैसी हैं? क्या आप जानते हैं कि पर्वतारोहण के रोमांच भरे खेल का रास्ता किन लोगों की पीठ पर से होकर गुजरता है? एक आदमी पहाड़ की बिन बिजली सड़क मोबाइल वाली घाटी में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने जाता है, यानी कि अनिल यादव, जो दानपुरी बोली और हिंदी भाषा के बीच पड़ने वाले जंगल में फंसे हुए हैं। यहाँ फसलें हंसिया युग से पहले के औजारों से काटी जाती हैं। मुसाफिरों के भूत दर्द से फटते पैर सेकने के लिए नमक और गर्म पानी मांगने आते हैं। बादल मासिक धर्म के कारण फटते हैं। भगवान भक्त को अपना मोबाइल नंबर दे जाते हैं। बच्चे थाली में बैठकर बर्फ पर स्कीइंग करते हैं। जवान अपने खेत नहीं पहचानते और सपने मैदानों के जैसे बराबर जमीन पर चलने के आते हैं। तीन ग्लेशियरों के तिराहे पर बसी इस घाटी में भटकते हुए वह धीरे धीरे कीड़ा जड़ी निकालने वालों, आदिम पर्वतारोहियों, स्मगलरों, दलालों, अन्न वालों और जागरियों के संसार में खो जाता है। वह हैरान आंखों से देखता है कि कामेक्षा विकास की लीला वहां भी रच सकती है, जहां पहुंचने में सरकारें भी झेपती हैं। वास्तव में अनिल यादव जी का यह ट्रेवलॉग वह भी कोई देश है महाराज, 10 साल पहले आया था। अब यह पिंडर घाटी के धक धक प्रवाह जैसा दूसरा ट्रेवलॉग। तो इस ट्रेवलॉग में अनिल यादव ने कीड़ा जड़ी से लेकर जो स्मगलिंग होती है पहाड़ पर उन सब चीजों को और बहुत सारी चीजों को रखा है। तो बड़ी ही खूबसूरत किताब है जिसको पढ़ा जाना चाहिए। आप घर बैठे अगर कीड़ा जड़ी की यात्रा करना चाहते हैं, कीड़ा जड़ी यानी पिंडर घाटी की यात्रा करना चाहते हैं, पिंडर घाटी की पगडंडियों से गुजरना चाहते हैं, तो ये किताब आपको अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। अब आपके मन में विचार हो सकता है कि इसको 5वें नंबर पे क्यों रखा, जब इतनी खूबसूरत किताब है। सिर्फ मेरे मन में केवल एक विचार आया था कि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, युवा बच्चों के बीच में रहता हूँ, किशोर बच्चों के बीच में रहता हूँ। तो इसमें जो विचार तत्व है वो थोड़ा अधिक गंभीर है, जो वरिष्ठ लोगों के लिए बहुत सुंदर है। हम इसको बहुत सुंदरता से समझ सकते हैं, इसकी विषय वस्तु पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो किशोर जो है उनके लिए शायद 1% ही थोड़ा अधिक गंभीरता लिए हुए है। तो इस दृष्टि से मैंने इसको सिर्फ 5वें नंबर पे रखा है। वैसे बहुत ही सुंदर किताब है, 5वें नंबर की किताब। आइए अब चलते हैं चौथे नंबर की किताब, जो आपको एक दुख से और एक दर्द से भर देगी। यहाँ पर दर्द से शब्द जन्मे हैं। एक इस सदी की 21वीं सदी की सबसे भयावह त्रासदी अगर मैं कहूं तो कोरोना से बढ़कर शायद ही कोई हो। हमारी उम्र के लोगों ने या शायद इससे पहले कोई इससे बड़ी त्रासदी देखी हो, और शायद ही कोई सोचता हो कि ऐसी त्रासदी दोबारा है। और इस कोरोना काल की त्रासदी में सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट हुआ है तो हुआ है उन मजदूरों को जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे मकान बनाए, हमारे लिए सुख सुविधाएं न्यौछावर करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से वो शहरों में आते हैं और हमारे लिए कार्य करते हैं अपनी आजीविका के कारण। तो उन मजदूरों का जो पलायन था उस पर यह किताब लिखी गई है। दिल्ली के रहने वाले मित्र विनोद कापड़ी जी हैं, जो कि फिल्म मेकर भी हैं, और वो कोरोना काल में निकल पड़ते हैं उन मजदूरों के पीछे अपना छोटा सा कैमरा लेकर, जो मजदूर दिल्ली से बिहार पैदल या साइकिल से जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ 5 7 8 मजदूरों के साथ साथ वो चलने का प्रयास करते हैं। कभी वो कार से चल रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी अन्य किसी वाहन से चल रहे हैं। अधिकांश रूप में वो पैदल चल रहे हैं। तो दिल्ली से लेकर जो बिहार तक की यात्रा है वो 1232 किलोमीटर की यात्रा है। 7 दिन 7 प्रवासी 7 रातें, यानी 7 दिन 7 रातें और 7 प्रवासी, इनके साथ वो 1232 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। और कोरोना काल का वह असंभव सफर जो है विनोद कापड़ी जी इन मजदूरों के साथ में पूरा करते हैं। तो किताब का नाम ही है 1232 किलोमीटर। यह किताब संवाद सार्थक प्रकाशन से, जो कि राजकमल प्रकाशन का एक उपक्रम है, वहां से छपी है।
और कथेतर विधा के अंतर्गत इसको रिपोर्टाज की विधा नाम दिया गया है कि यहाँ पर यात्रा के साथ साथ एक रिपोर्ट भी है। तो उन मजदूरों के दुख दर्द हैं, उनके बहाने अंदर झांकने का एक दर्द है। हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि कैसे एक पीड़ा जन्म लेती है, कैसे एक सामान्य व्यक्ति उन मजदूरों को लूट लेता है, उनकी साइकिल तक चुरा लेता है। तो कैसे संघर्ष करते करते वो पहुंचते हैं और कसम खाते हैं कि हम दोबारा इस शहर में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही ये समाप्त होता है, कोरोना काल समाप्त होता है, जीवन फिर से लाइन पर आता है, मजदूर वापस आजीविका के लिए हमारे बड़े शहरों में आते हैं। तो इस पूरा जो क्रम है, उन तमाम सारी चीजों को इस किताब में बड़ी ही बारीकी सी, बड़ी ही सुंदरता के साथ पिरोया गया है। तो अगर आप कोरोना काल के उस दर्द को महसूस करना चाह रहे हैं, उन 7 जो प्रवासी थे, 7 मजदूर जो थे, उनकी उस यात्रा को लाइव देखना चाहते हैं, इस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी, जो कि किसी एक चैनल पर है। तो वो भी देखी जा सकती है। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर जो बात है वो है इस किताब को पढ़ना। तो ये बड़ी सुंदर किताब है, इसको मैंने 4 नंबर पे रखा है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो किताब है वो है कथा नीलगढ़। अनंत गंगोला की एक किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है, सब मजेदारी है कथा नीलगढ़। अनंत, और ये एकलव्य प्रकाशन से छपी है, 175 रुपया इसका मूल्य है, पेपर बैक में है। और अनंत गंगोला जो कि एक शिक्षक के रूप में जाते हैं नीलगढ़, और वहाँ के जंगलों में खो के रह जाते हैं। तो वहाँ का जनजीवन जो है, वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के अभिभावकों के साथ किस तरीके का संघर्ष करते हैं, कैसे वो एक विद्यालय शुरू करते हैं, कैसे वो उस आवाज को महसूस करते हैं जो वहाँ के अभिभावकों, बुजुर्गों के हृदय से निकली थी कि उनके बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है। तो उस पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे वो वहाँ पर रहते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, ये तमाम सारी एक लंबी यात्रा जो है इस किताब में कथा नीलगढ़ में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर है, मतलब मैं एक बार पढ़ा तो फिर पढ़ता चला गया कि कैसे बाघ से भी अपने आप को बचाना है, कैसे वहाँ की आबो हवा से भी अपने आप को बचाना, वहाँ रहते हुए भी वहाँ के लोगों से लड़ाई करनी है और इस यात्रा को पूरा करना है। कैसे अपनी सुख सुविधाओं भरा जीवन छोड़कर अनंत गंगोला जो है वहां पहुंचते हैं और वहां के लिए काम करते हैं। तो यानी एक यात्रा पर गए, एक पगडंडी पर चल के गए और वहीं के होके रह गए। तो बड़ी ही खूबसूरत किताब है, जिसको मैंने 3 नंबर पर रखा हुआ है। अब जो नंबर 2 की किताब है वो बहुत ही मजेदार है और मेरे दिल के एकदम पास, एकदम पास। और नंबर 2 पर एक्चुअली में एक किताब ना होकर 2 किताबें हैं, एक ही लेखिका की लिखी हुई 2 किताबें। जी हाँ, हो सकता है आप अंदाजा लगा चुके हों क्योंकि मैंने इस पर पहले भी बात की है। और ये है अनुराधा बेनीवाल की किताब आजादी मेरा ब्रांड, और दूसरी किताब इसी सीरीज की लोग जो मुझ में रह गए। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं किसी महिला से मिलता हूँ, किसी लड़की से मिलता हूँ, युवती से मिलता हूँ, तो मेरा पहला सवाल है कि क्या आप पढ़ती हो? अगर उसने धोखे से भी कह दिया कि हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं कहता हूँ कि क्या आपने आज़ादी मेरा ब्रांड पढ़ी है? तो अगर वो मेरी तरफ रहस्यमय नज़रों से देखती है, कई बार तो मैंने 85 प्रतियां मंगाकर जन्मदिन पर भेंट में दी हैं कि आपको, अगर आप महिला हैं, अपने अधिकारों के प्रति अपने आप को जानना चाह रही हैं, तो आपको आज़ादी मेरा ब्रांड पढ़ना चाहिए और आज़ादी को खुद का ब्रांड बनाना चाहिए। इतनी खूबसूरत किताब है कि एक हरियाणा की लड़की है, भारत की लड़की है, जिसको केवल चेस खेलना आता है और अंग्रेजी आती है, पैसा नहीं है, कई सारी चीजें नहीं है, और वो अकेली यूरोप के भ्रमण पर चली जाती है। कहीं वो चेस की ट्यूशन पढ़ाती है, कहीं कुछ करती है, और ऐसे कर करके पूरा जो यूरोप है उसको घूमती है, जर्मन जाती है, स्पेन जाती है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर घूमती है और वहाँ के अपने अनुभवों को जो है, अपनी यायावरी को है, उन पगडंडियों की स्मृतियों को जो है, आजादी मेरा ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करती है। गजब की मतलब लेखन शैली है, गजब गजब का हुनर है। अगर स्त्री चेतना के ऊपर, स्त्री स्वाधीनता के ऊपर अगर आप कोई किताब वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। और हर महिला को,
हर लड़की को ये किताबें पढ़नी चाहिए। आप इन किताबों के माध्यम से खुद के अंदर झाँक पाएँगी, खुद के अंदर झाँक पाएँगी। तो ये किताबें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसमें पूरी अपनी यात्राओं का वर्णन, प्रथम जो आज़ादी मेरा ब्रांड है, इसमें पूरी यात्राओं का वर्णन किया कि वो कहाँ गई, कैसे रही, क्या किया, जिस जगह गई वहाँ का इतिहास, भूगोल, दैनिक जीवन, वहाँ की तमाम सारी चीज़ों की बातें। और उसके बाद जब वो वापस आती है अपने घर, तो वैसे तो नहीं आई बिल्कुल जैसे कि वो गई थी। जो बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर छोड़ के आती है और बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर सहेज के आती है। तो दूसरी किताब में वो लिखती है लोग जो मुझ में रह गए, यानी यूरोप की या पूरे विदेश की यात्रा के दौरान उन लोगों के बारे में लिखती है जो उसके अंदर आजीवन समाहित हो गए, यानी जिन जिन की स्मृतियां उसके अंदर रहीं, जिनके घरों में वो रही, जिनके साथ अच्छी मित्रता बनी, ठीक है, बहुत प्यारी दोस्तियां निभाई गई, अनजान लोगों के घरों में कैसे रही, अनजान लोगों ने विदेश में कैसा व्यवहार किया उसके साथ, कैसे वो किसी के साथ घूमने निकल जाती थी, कैसे मित्र बनते थे। तो वो तमाम सारे लोग जो उसके ज़हन में रह गए, उसको इस किताब के माध्यम से याद किया है और बहुत ही स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ इन किताबों में उन्होंने अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है, अपनी उन पगडंडियों के बारे में लिखा है और इन यात्राओं को अपना ब्रांड बनाया है, अपनी आज़ादी को अपनी पहचान बनाया है। तो मेरी नज़रों में बहुत खूबसूरत किताबें हैं, इतनी सुंदर किताबें शायद ही मैंने यात्रा के ऊपर अपने जीवन काल में पढ़ी हों। बहुत गंभीर किताबें मैंने पढ़ी और पिछला पूरा वर्ष तो मैंने यात्रा की किताबों पढ़ने में ही कुछ तो बहुत ही घटिया किताबें पढ़ी, सच बता रहा हूँ आपको। बहुत बेकार किताबें पढ़ी। बस वो ब्रांड के नाम पे मैं खरीद लाया, लेखक के नाम के आधार पर खरीद लाया। लेकिन ये किताबें सच में दिल को छू जाने वाली किताब थी। अब ये किताब तो मैंने 3 बार पढ़ी है, खुद 3 बार पढ़ी है। 40-50 कॉपियाँ मैंने बाँटी हैं अपने मित्रों को कि नहीं तुमको पढ़ना चाहिए और मैंने फ़ोन कर के उनसे पूछा है कि क्या तुमने किताब पढ़ी? तो मतलब एक प्रकार से पागलपन की स्थिति में मैं पहुंच गया इन किताबों को पढ़ते हुए। तो ये बड़ी सुंदर किताबें हैं, आप सभी मित्रों को ये पढ़नी चाहिए। तो ये किताबें 2 नंबर पर किताब है हमारी ये, इन्हीं दोनों किताबें 2 नंबर पर। तो सबसे लास्ट में जब मैं इस किताब की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो पहले नंबर पे किताब कौन सी हो सकती है? शायद आपके मन में कोई बड़ा नाम आ सकता है, शायद बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि क्या हो सकती है, ऐसी ही कोई गंभीर विषय हो सकता है, लेकिन शायद मेरे लिए इससे बढ़कर दूसरी किताब शायद नहीं थी। और ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई किताब है, दो बहनों की मसाई मारा यात्रा। कमला भसीन और बीना काक ने किताब बनाई है, जो कि क्या कहते हैं, जुगनू प्रकाशन, तक्षशिला प्रकाशन की एक छाप है, जुगनू प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, 175 रुपए की है। और इसमें कमला भसीन और बीना काक, ये जो दो बहनें थी, इन्होंने मसाई मारा की यात्रा की है, मसाई देश की यात्रा की है। और वहाँ कमला जी ने इसमें शब्द लिखे हैं और बीना जी ने इसमें के जो चित्र हैं वो खींचे हैं। मसाई मारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर माइग्रेशन होता है पशुओं का, अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में, और लाखों की तादाद में पशु वहाँ पर आते हैं। तो उनको देखने के लिए, वहाँ के जनजीवन को देखने के लिए इन बहनों ने यात्रा की, और वो भी 60+ एज में आकर। ठीक है, तो लोग पूछते थे, उन्होंने लिखा है इसमें कि क्या आप अकेली जा रही? तो अकेली का सेंस था कि आप पुरुषों के बिना जा रही हैं। तो ये भी सबसे बड़ी बात, मजेदार बात है कि वो पुरुषों से बिना गई और अकेले गई, मतलब दो बहनें गई। ऐसी ही किताब वो है आजादी मेरा ब्रांड, अनुराधा बेनीवाल, वो भी लड़की होकर पूरे यूरोप में अकेले घूमती है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। तो मसाई मारा की इस यात्रा में मेरा मतलब एक सपना बन गया कि मैं कभी जीवन रहते, अगर मेरा कोई सबसे बड़ा सपना है तो मैं मसाई मारा एक बार अवश्य जाऊंगा और वहाँ की चीजों को अपनी आंखों से सामने जरूर देखूंगा, अपने कैमरे में कैद करूंगा उनको। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा होगी अगर मैं वहां पर पहुंच पाया तो। अभी तो स्थिति नहीं है, ना आर्थिक रूप से है और ना ही उस तरीके की सुविधाएं हैं, ना ही वैसे अच्छे कैमरे हैं अपने पास, लेकिन हाँ, समय मिला तो जरूर जाऊंगा।
तो केन्या की जो ये यात्रा है, इसमें कमला जी ने वहाँ का जीवन के बारे में लिखा, वहाँ के पशुओं के बारे में लिखा, वहाँ के लोगों के बारे में लिखा, वहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा, और इतना सहज लिखा, इतना सहज लिखा कि कोई 5 साल 10 साल 10 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। तो मैं पिछले 1 डेढ़ साल से यात्रा वृत्तांत के साथ साथ बच्चों की किताबें खूब पढ़ा। मैंने गंभीर साहित्य से हाय तौबा की है थोड़ा सा। मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकता हूँ उतने गंभीर साहित्य में। तो इस दृष्टि से देखा जाए, और मैंने बहुत सारे लोगों से अपील की कि आप अपने बच्चों को यह किताब जो है गिफ्ट में दीजिए, उनके जन्मदिन पर दीजिए, इसके इनके चित्रों को देखें, है ना, प्रकृति के साथ लगाव महसूस करें, और यात्राएं करने का हौसला उनके पास आए। क्योंकि 10 किताबें एक तरफ और एक यात्रा एक तरफ। आप 10 किताब से वो चीजें अनुभव नहीं कर सकते हैं जो एक यात्रा से कर सकते हैं, लेकिन उन 10 किताबों पर एक किताब भारी है, जिसमें तरह तरह के पक्षी और खूबसूरत चित्रों के साथ ही किताब है। तो और बहुत ही पतली है कि आप एक बार बैठेंगे तो बस समझ लीजिए पढ़ गई। 50 पेज की किताब है, 50 क्या, 52 पेज हैं इसमें कहने के लिए तो, लेकिन 52 पेज में आप समझिए कि 50% तो इसमें चित्र ही हैं। तो 20 से 25 पेज की किताब है ये। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि 7 दिन में बीना ने तकरीबन 7,000 फोटो खींची, और मैंने तकरीबन 7,000 शब्द लिखे, और यह किताब बन गई। तो 7,000 शब्द तो इसमें है, लेकिन 7,000 चित्र नहीं है। चित्र सिलेक्टेड हैं। तो उन चित्रों और इन क्या कहते हैं शब्दों से ये किताब गुथी गई है। तो ये बड़ी ही सुंदर जो है किताब है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि हम दोनों बहनों ने बहुत कुछ देखा, सीखा और खूब मजे किए। उम्मीद है कि इस किताब के पाठकों को भी मजा आएगा। हमें बहुत खुशी होगी अगर बहुत से पाठक कुदरत से दोस्ती करें और उसकी हिफाजत करें। यानी कि एक संदेश भी दिया उन्होंने, एक रिक्वेस्ट भी की कि प्रकृति के साथ जुड़िए। तो मित्रों, ये थी टॉप 5 बुक्स ऑन ट्रेवलॉग, यानी यात्राओं पर या यात्राओं से संबंधित जो किताबें थी, हमारी पगडंडियों की किताबें थी, वो 5 किताबें थी ऐसी। तो ये बेहतरीन और सुंदर किताबें हैं। आप लोग इनको जरूर पढ़िए। मैं इस वीडियो के लिंक में इन किताबों के नाम, इनका प्रकाशन, प्रकाशक का नाम डाल दूंगा, इनके लेखकों का नाम डाल दूंगा। आपको जो भी किताब अच्छी लगे उसको मंगाइए और खूब अच्छे से पढ़िए। अगली एपिसोड में किसी और किताबों के साथ, किन्हीं और किताबों के प्रकार के साथ, कोई 5 किताबों के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।